अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के एपिसोड के जानिब। नॉवल तेरी आरज़ू बाय मरियम इमरान। क्या तमाशा लगा रखा है ये। रोहान की दहाड़ से एक बार फिर पूरा ऑफिस गूंज उठा। अभी तक मिस्टर बिलाल को चेक क्यों नहीं पहुंचा? सर, वो मैं आपकी मीटिंग की फ़ाइल सेट कर रहा था, अभी भेज देता हूँ मैं चेक। मैनेजर ने अपने सर का पसीना साफ करते हुए कहा। खान ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने वादे और भरोसे से जानी जाती हैं। मार्केट में नाम है इसका। तुम्हारी ये भूलने की बीमारी की वजह से मैं अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं करूँगा। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। मैनेजर ने शर्मिंदगी से ये बात कही। मैंने पर्सनल सेक्रेटरी के इंटरव्यू के ऐड का कहा था, क्या बना इसका? बस सर, 12 बजे स्टार्ट है इंटरव्यू। आप खुद लेंगे इंटरव्यू? मैनेजर के सवाल पर जिस तरह रोहान ने इसे देखा, वो खुद अपने किए गए सवाल को दिल में बेवकूफ़ाना सवाल कहने लगा। पर्सनल सेक्रेटरी मुझे रखनी है तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू भी मैं खुद लूँगा। ओके सर। मैनेजर फटाफट कैबिन से निकला। रोहान ने सिगरेट जला के दांतों में दबा के जिब्रान को कॉल की। कॉल पिक होते ही रोहान ने कहा, जिहाद करके आया है जो अभी तक तेरी तकन नहीं उतर रही। जिहाद के बराबर ही समझ ले वो काम जो तूने मुझे दिया था। शेर के मुंह से इसका निवाला छीन के भागना कोई आसान काम नहीं, वो भी इस सूरत हाल है जब शेर भूखा हो। जिब्रान ने भी हिसाब बराबर करते हुए कहा। अगले 1 घंटे में तू मुझे ऑफिस में चाहिए, इंटरव्यू लेने हैं। किस चीज़ के इंटरव्यू? जिब्रान ने सर के पीछे तकिया सेट करते हुए कहा। यार, इस मैनेजर से अब मेरे काम हैंडल नहीं होते, इसलिए पर्सनल सेक्रेटरी के जॉब का ऐड दिया था मैं। आज 12 बजे स्टार्ट है। आ जाना भाई, मुझसे अकेले नहीं होगा। ओहो अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ 1 घंटे तक। रोहान ने कॉल रख के अपनी आंखों को सुकून से मूंद के सर को पीछे की तरफ धकेला। चन करके अनाया का चेहरा इसके सामने आया। वो आज भी रोहान के दिल की मलिका थी। आज भी वो इससे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। हर रोज़ ही इससे मिलने की दुआ करता है। अब न जाने इसकी दुआ कब कबूल होगी। आप ही, हमने गलती तो नहीं की? पप्पू और हाशिर भाई को कराची में अकेला छोड़ के एक अरसे इन्होंने हमारा ख्याल रखा और आज हम इन्हें छोड़ के यहाँ इस्लामाबाद आ गए। गवर्नमेंट से मिले बाबा के घर पे। अनाया जो पेपर्स में जॉब के इंटरव्यू को सर्कल कर रही थी, कंवल की बात पर इसकी तरफ मुड़ी और कहा, हाशिर भी यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर चुका है। बहुत मेहनत के बाद हमें ये घर मिला। कंवल, मैंने पप्पू से पूछ के ही इस घर के लिए हामी भरी थी। बस 1-2 महीने के बाद पप्पू और हाशिर भी यहाँ आ जाएंगे। वहाँ फिर भी आपकी जॉब अच्छी थी, यहाँ तो आप एक मामूली फर्म में जॉब कर रही हैं आप ही। कंवल ने फिर दिल बर्दाश्ता होके कहा, यहाँ भी मिल जाएगी कंवल, अच्छी जॉब, टेंशन नहीं लो, अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कंवल ने एक सर्द आह भर के सिर्फ इतना कहा। 3 सालों बाद अपने लख्ते जिगर को देख के निम्रा बेगम को संभालना मुश्किल हो रहा था। जलील भी अपनी माँ के गले लगा तो इसकी भी आंखें झलक पड़ी। अपने दादी के गले लग के इस शिद्दत से मुस्तफ़ा साहब को याद किया। इसने शिद्दत से मुस्तफ़ा साहब को याद किया। नवीद साहब भी अपनी लख्ते जिगर को गले लगाकर अपने आंसू रोक न पाए। शहजाद से इसकी मुलाकात अभी नहीं हुई थी। वो काम के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था, जिसे आते आते रात होने वाली थी, मगर इसे पता चल गया था जलील आ चुका है। जलील के साथ जिया को देख के इसके घर वालों काफ़ी हैरान हुए। निम्रा बेगम ने कई सवाल पूछ डाले, मगर जलील ने सबको ये कह के मुतमईन करा कि इसके दोस्त और इसकी वाइफ का लंदन में कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनकी डेथ हो गई और वहाँ इनका कोई था नहीं, सब पाकिस्तान में ही है, इसीलिए वो इसे अपने साथ ले आया। कुछ दिनों में वो जिया को इसकी फैमिली के हवाले करने वाला है। निम्रा बेगम के साथ जलील ने जब खलील के कमरे में कदम रखा तो इसके कदम डगमगा गए। अपने भाई को मुर्दा हालत में देख के, जो मुर्दा हालत में दुनिया जहां से बेखबर बिस्तर की जीनत बना हुआ था। खलील को ऐसा लेटा देख के जलील के कानों में खलील की बातें गूंजी। जलील, उठ जा यार, देर हो रही है यूनी की। ओह भाई, सोने दे प्लीज़, आप पहुँचे यूनी, में आ रहा हूँ।
जलील, मुझे सख्त चिढ़ है इन लोगों से जो 24 घंटे बिस्तर पर पड़े रहेंगे। खलील की बात याद करके जलील की आंखें एक बार फिर झलक पड़ी। जलील ने अपने कंधे पर सोई जिया को यमुना के हवाले किया और इसे दूसरे कमरे में सुलाने को कहा। यमुना निकली ही थी कि हेबा तकरीबन भागती हुई खलील के कमरे में पहुंची और तेज़ी से जलील के गले लग के रोने लगी। यूनी में होने की वजह से वो जलील से अब मिल रही थी। जलील भाई प्लीज़, खलील भाई को बोले ना उठे 2 साल हो गए हैं इन्हें, तो चिढ़ थी ना ज़्यादा बिस्तर पर लेटने से। हेबा ने रोते रोते जलील से कहा तो हेबा के साथ साथ निम्रा बेगम भी रो पड़ी। कमरे के दरवाजे पर खड़े नवीद साहब का भी यही हाल था जिन्हें जावेद साहब ने संभाला हुआ था। कुलसुम बेगम भी निम्रा बेगम को दिलासा दे रही थी। जलील ने खुद से हेबा को दूर किया और कुछ सोचते हुए खलील के बेड की तरफ देखा। जलील ने कुछ सोचते हुए खलील के मुंह में से मौजूद नल्ली निकाल दी। जलील इसे सांस इससे पहले यमुना कुछ बोलती, जलील ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। सभी जलील की एक एक हरकत को बहुत गौर से देख रहे थे। जलील ने खलील की हार्ट बीट मशीन का क्लिप भी निकाला, खलील की उंगली से अलग कर दिया। बेड पे बैठ के जलील ने खलील की कमर में दोनों हाथ डाल के इसे थोड़ा सा उठाया और अपने सीने से लगा लिया। जहां जलील की आंखों से इस अमल से आंसू जारी थे, वहीं सब ये देख के हैरान रह गए कि खलील की बंद आंखों से आंसू जारी हो गए। क्यों ना होते, दोनों दो जिस्म एक जान थे। एक साथ अल्लाह ने इस दुनिया में इन्हें भेजा था। एक ही साथ दोनों का दिल पहली बार धड़क रहा था। वो फिर आज जलील के सीने से लग के खलील क्यों नहीं तड़पता। जलील के सीने से जब खलील का सीना मिला तब जलील ने रोते रोते कहा, उठ जाना भाई, तुम्हें मेरी कसम। जलील का इतना कहना था कि खलील की पूरी बॉडी झटके खाने लगी। वो लंबे लंबे सांस लेने लगा, मगर फिर भी जलील ने इसे खुद से जुदा नहीं किया। नवीद साहब, जावेद साहब ने फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करके जल्दी आने को कहा। खलील ने लंबी लंबी सांस लेते लेते जलील की पुश्त को थाम लिया। हाँ, वो होश में आ चुका था। अपने ही वजूद, अपने ही दिल से मिल के वो होश में आ चुका था। खलील के इस अमल से सब अल्लाह के इस मोजज़े से हैरान थे। हाँ, आज भी मोजज़े होते हैं, मगर मोजज़े पे यकीन रखने पर। सच कह रही हो आप? तबस्सुम बेगम ने खुशी से सरशार होकर नम्रा बेगम से पूछा। हाँ तबस्सुम, अल्लाह की तरफ से ये मोजज़ा ही समझ लो कि खलील अपने होश व हवास में आ गया। अब तुम बताओ कब आ रही हो पाकिस्तान? मैं अपने तीनों बच्चों की शादी एक साथ करने का इरादा रखती हूँ। बस आपा, मैं फैसल से बात करती हूँ, बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान आ जाऊँगी। थोड़ी बहुत बातें करके निम्रा बेगम ने कॉल कट कर दी तो दूसरी तरफ तबस्सुम बेगम ने फैसल के कमरे की राह ली। अल्लाह ताला का मोजज़ा कह लो जो खलील को कोमा में से बाहर आ गया, मगर अभी भी इनकी कंडीशन बहुत नाजुक है। कोई गुस्सा, कोई दुख, ये अचानक कोई खुशी, ये गम की खबर इन्हें देने से एहतियात कर लेगा। ये कुछ मेडिसिन है जो इनकी अभी जारी है। 2 वीक बाद इनके सर का सीटी स्कैन लाजमी करवाएगा। डॉक्टर की सारी हिदायत चौधरी विला के घर वालों ने बहुत ध्यान से सुनी थी। खलील बारी बारी सब घर वालों से मिला था, मगर अभी तक इसका यमुना से सामना नहीं हुआ था। तो दूसरी तरफ यमुना के चेहरे का रंग उड़ा था। जहां इसे ये खुशी थी कि खलील को होश आ गया, वहीं इसे ये डर भी था कि अब ये राज भी सारे घर वालों के सामने आ जाएगा कि खलील के सर पर चोट मोबाइल छीनने हुए नहीं लगी थी, बल्कि खलील के इस हाल की जिम्मेदार यमुना है। सभी खलील के कमरे से चले गए थे जब यमुना ने डरते डरते खलील के कमरे में कदम रखा। खलील जो अभी भी नमाज़ पढ़ के बैठा था, अपने सामने यमुना को देख के 2 साल पहले का मंजर इसकी आंखों के सामने चलने लगा। साथ साथ इसकी आंखों से टप टप आंसू भी गिरने लगे। वो धीरे धीरे चल के यमुना के पास आया, बहुत पास। यमुना का वजूद हल्के हल्के कांप रहा था। खलील ने एक तंजिया हंसी और यमुना का बाजू पकड़ते हुए कहा, तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत की थी मैंने यमुना, मगर तुमने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मर्द जब इस औरत से जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता है नफ़रत करने पे आता है तो इसकी नफ़रत की इंतहा क्या होती है, इसका अंदाज़ा नहीं तुम्हें।
गर्क हो जाओ अपनी ये शक्ल लेकर, बहुत जल्द तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें, फिर जाएगा चाहे गले मिलो अपने यार से या भाग जाओ इसके साथ मेरी बला से। वैसे भी अब कौन सी मोहब्बत तुम मुझसे जता रही हो, जो मुझे तो मारने वाली थी ना तुम अपने इस यार के साथ, ताकि मेरे मरने के बाद थोड़ा असर अरसा मेरी मौत का झूठ मूठ का शोक मनाओ और बाद में अपने यार के साथ शादी। खलील आप गुस्से नहीं करें प्लीज़, आपकी सेहत। यमुना ने खलील की सारी बातें दरगुजर करके इस बात को अहमियत दी कि वो गुस्सा ना करें। ओह तुम तो लाजवाब एक्टर हो यार, खलील ने हंसते हुए इसका मजाक उड़ाया। यमुना का दिल किया कि काश वक्त का पहिया एक बार फिर घूमे और वक्त 2 साल पहले चला जाए तो वो अपनी ज़िंदगी से इस गलती को ही मिटा दें जिसकी वजह से खलील इससे बेइंतहा नफरत करता है। खलील मेरी बात सुने, मत लो मेरा नाम अपनी ज़बान से, बेवफा औरत। कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम मेरे निकाह में होते हुए तुमने किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक़ रखा। खलील एक बार फिर इसके बेहद करीब आके इसके दोनों बाजू अपने हाथों में जकड़ के कहा। जहाँ यमुना की आंखों में शर्मिंदगी तकलीफ़ के आंसू थे, वहीं खलील की आंखों में यमुना के दिए हुए दुखों के आंसू थे। खलील ने तकरीबन इसे घसीटते हुए अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। किसी लाश की तरह यमुना अपने वजूद को घसीटते हुए कमरे में लाई। चटके से बेड पर बैठी ही वो फूट फूट के रोने लगी। 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो इसकी आंखों के सामने चलने लगा। ओह आई एम सॉरी, लगी तो नहीं आपको, टकराने वाले ने यमुना से माजरत करके, मगर यमुना खुद से टकराने वाले को देख के पल भर के लिए साकिन रह गई। इसने बहुत गहरी निगाह इस शख्स पर डाली और एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। यमुना ने जाते ही वो शख्स से पहले सोचने लगा कि इसने यमुना को कहाँ देखा है, मगर जैसे ही इसके दिमाग में सिग्नल दिया कि इसने यमुना को कहाँ देखा है वो वहीं अपनी जगह साकिन रह गया। इसने धीरे से खुद से कहा, यमुना जावेद। घर आके यमुना के सामने अपने कॉलेज का मंजर चलने लगा जहाँ वो नौमान खान के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। नौमान खान एक बिगड़ा अमीरज़ादा था। इसमें एक ही खूबी थी और वो थी बस इसकी खूबसूरती। यमुना को इसकी सहेली फरीहा ने बहुत रोका कि वो नौमान की झूठी मोहब्बत में ना आए, मगर वो ना मानी। कॉलेज की वो लड़की जो किसी लड़की से भी फालतू बात नहीं करती थी, वो एक बिगड़े अमीरज़ादे की झूठी मोहब्बत में ना सिर्फ फंस गई बल्कि नौमान ने इसकी मोहब्बत का सबके सामने तमाशा बनाया, इसका मजाक उड़ाया कि वो इसके पैसे की वजह से इससे मोहब्बत की दावेदार हैं। अपने दोस्तों से नौमान ने शर्त लगाई थी कि यमुना को फंसाने की, और वो जीत भी गया था, मगर यमुना को दिल हमेशा हमेशा के लिए रेज़ा रेज़ा हो गया था। वो नौमान से सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। अपनी बेइज्जती के बाद यमुना ने वो कॉलेज छोड़ दिया। इसके कॉलेज छोड़ने के बाद नौमान को इसके स्टेटस का मालूम हुआ तो इसे बेहद अफसोस हुआ कि एक सोने की चिड़िया जो इसकी मोहब्बत में अच्छी खासी गिरफ्तार थी, इस पे अच्छा खासा पैसा भी निछावर करती, क्योंकि नौमान का बाप अमीर होने के बावजूद इसे सिर्फ इतने ही पैसे देता जितनी इसकी ज़रूरत होती। इसकी नाजायज़ कामों के लिए इन्होंने कभी इसे इजाफे पैसे नहीं दिए। 8 सालों बाद एयरपोर्ट पर एक बार फिर नौमान और यमुना का टकराव हुआ। यमुना के दिल एक बार फिर नौमान के लिए धड़का, मगर वो अपने दिल की आवाज़ को झटक गई। दिन गुजरते गए। यमुना और खलील की रोज़ कभी कॉल पे बात होती, कभी वीडियो कॉल पे होती। फिर यमुना को नौमान का ख्याल नहीं आया। ऐसा ही एक दिन था जब यमुना यूनी से आके बैठी ही थी कि इसके नंबर पर एक अनजानी नंबर से कॉल आने लगी। 2-3 बार तो यमुना ने कॉल ड्रॉप कर दी, मगर फिर ये सोच के कॉल रिसीव करके कहीं कोई इसकी दोस्त ना हो। कॉल उठाते ही जो आवाज़ यमुना को सुनने को मिली, इस आवाज़ को यमुना लाखों में भी पहचान सकती थी। कैसी हो? नंबर कहाँ से मिला मेरा? तुमसे मिलना चाहता हूँ यमुना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती नौमान। प्लीज़ यमुना ऐसे मत कहो मेरी खातिर, प्लीज़ खाली एक बार मुझे से मिलने आ जाओ। मैं बहुत बेचैन हूँ जब से तुम्हारे साथ वो सब किया। तुम्हारे जाने के बाद एक पल भी सुकून का नसीब नहीं हुआ।
ये नामुमकिन है। अब नोमान, मेरा निकाह हो चुका है और मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। यमुना की बात सुन के 2 पल के लिए नोमान खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, कल हम वहाँ मिलेंगे। मैं नहीं आऊँगी नोमान। अगर तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की है तो कल तुम आओगी। नोमान ने बिना यमुना का जवाब सुने कॉल कट कर दी। यमुना अभी तक नोमान की बातों के ज़ेर असर थी जब इसकी मैसेज की टून बजी, जिसमें कल मिलने की जगह का एड्रेस था। हर बार की तरह पहली मोहब्बत ने धोखा खाए हुए इंसान के दिल में एक बार फिर अपने जहर फैलाना शुरू कर दिया। पूरी रात सोचने के बाद यमुना इस नतीजे पे पहुंची थी कि एक बार वो नोमान से मिलके इसे साफ साफ अल्फाजों में ये बात समझा देगी कि वो अब किसी और की है और वो इससे अब कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। मगर ऐसा होता कहाँ है। मोहब्बत भी बिछड़ने वाले ये फिर भी वो जिन्हें अपनी मोहब्बत से धोखा मिला हो, इसी गलत फहमी में, इसी अक्खड़ में रहते हैं कि पहले अब वो हमारे सामने भी आ जाएगा, भले अब वो हमारे सामने भी आ जाएगा, मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिलाएगा, मगर अब हमारे दिल में इसके लिए ना तो कोई जगह है ना ही मोहब्बतें। अफसोस, मगर जब भी हमारा सामना हमारी पुरानी मोहब्बत से होता है तो दिल एक बार फिर इसके लिए धड़कने लगता है। ऐसा ही यमुना के साथ हुआ। वो नुमान के भेजे गए एड्रेस पर इससे मिलने पहुंच चुकी थी। मुझे माफ़ कर दो यमुना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ऐसा कहते हुए नुमान की आंखों में आंसू थे। ऐसा यमुना को लगा। तुम्हें खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अब तुम्हारी इन बातों का कोई मकसद नहीं है नोमान। रहा सवाल माफ़ी का, तो चलो तुम्हारे सुकून के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, मगर इससे ज़्यादा अब हमारे दरमियान ना कुछ हो सकता है और ना मैं करना चाहती हूँ। ऐसा मत बोलो यमुना, मुझे पता है तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने कहा ना नोमान, मैं अब किसी के निकाह में हूँ और वो शख्स मुझसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। तुम भी तो मुझसे दीवानों की तरह मोहब्बत करती हो यमुना। अपने दिल पे हाथ रख के कहो, कसम नहीं चाहती, मुझे अब नहीं करती मुझसे मोहब्बत। मैंने जब तुमसे मोहब्बत का सिला मांगा, अपनी मोहब्बत का एतबार मांगा, तुम्हारा साथ मांगा, तुमने क्या किया था याद है तुम्हें? यमुना ने भी ऐसा हिसाब बराबर करते हुए कहा। मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गया था यमुना, मेरा यकीन करो, तुम्हारे साथ धोखा करके एक पल भी सुकून नसीब नहीं हुआ। मैंने ये शहर क्या ये मुल्क भी छोड़ दिया था। मैं तुम्हारा सामना करना नहीं चाहता था यमुना, डरता था जिस दिन तुमसे सामना होगा मैं कैसे तुमसे दूर रह पाऊँगा। हुआ भी यही। जब तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा तो खुद पे काबू नहीं रख सका। एक मौका दे दो यमुना मुझे। मैं जानता हूँ तुम खलील से मोहब्बत नहीं करती। इसकी मनखुआ सिर्फ अपनी माँ की ज़िद में बनी थी। इतना कह के नोमान ने टेबल पर रखा यमुना का हाथ हल्के से दबाया। यमुना ने एक नज़र अपने हाथ के ऊपर रखे नोमान के हाथ को देखा। इसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे जो बआसानी नोमान देख सकता था। यमुना ने बहुत आहिस्ता से अपना हाथ नोमान के हाथ के नीचे से निकाला और कैफ़े से चली गई। नोमान की कोशिश रायगा नहीं गई थी। यमुना इसकी तरफ एक बार फिर माइल होने लगी थी। मैसेज कॉल से बात आगे निकल के मुलाकातों तक पहुंच गई थी। दूसरी तरफ खलील अब परेशान होने लगा था कि यमुना के रवैये से, जो ना तो खलील को कॉल करती थी और ना ही इसके टेक्स्ट का रिप्लाई करती थी। अगर बाई चांस कॉल रिसीव भी कर लेती तो 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करती। इसी दौरान मुस्तफ़ा साहब की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से खलील और जलील दोनों को फ़ौरन वापस पाकिस्तान बुलाया गया था। मगर अफसोस जलील का वीज़ा नहीं लगा। खलील की पाकिस्तान आमद पर यमुना और नोमान काफ़ी चौकन्ने हो गए थे। मगर वो कहते हैं ना, गुनाह में लज्जत बहुत है मगर वो ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। मुस्तफ़ा साहब की मौत ने चौधरी विला को हिला कर रख दिया था। हर कोई अपने गम में निढाल था, मगर यमुना को अब ये फ़िक्र थी कि वो किस तरह खलील से तालाक लेके एक बार फिर नोमान की ज़िंदगी में शामिल हो। वो शख्स जो एक बार यमुना को धोखा दे चुका था, इसे इसकी मोहब्बत को जलील कर चुका था। यमुना इसकी खोखली मोहब्बत के पीछे खलील के बेबना मुखलिस मोहब्बत को अपने पांव तले रोन चुकी थी।
वो इस गुनाह के दलदल में इतना धंस चुकी थी कि वापसी का रास्ता नामुमकिन था। मुस्तफ़ा साहब के इंतकाल को आज 7 दिन हो गए थे। इन 7 दिनों में यमुना खलील से बात कर रही थी। इसका रवैया खलील से अच्छा था, ऐसा खलील को लग रहा था। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे। घर में ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा हुआ था। यमुना की पढ़ाई भी ख़त्म हुई थी, जिसकी वजह से इसे कोई ख़ास वजह नहीं मिल रही थी घर से बाहर निकलने की। दूसरी तरफ इसे नोमान की टेक्स्ट बार बार मौसूल हो रहे थे, जिसमें साफ लिखा था वो जल्द से जल्द खलील से खुला की बात करें। यमुना जानबूझ के नोमान के टेक्स्ट को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि इसे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो खलील से तलाक का मुतालबा किस बुनियाद पर करे, किस बात को जवाज़ बना के चौधरी विला के लोगों के सामने पेश करे। इस असना में दिन गुजरते जा रहे थे और खलील के मलेशिया जाने का वक्त करीब आ गया। आज वो यमुना को ख़ास कर डिनर पे लेकर आया था, क्योंकि कल इसे चले जाना था। इसलिए वो आज पूरी रात यमुना के साथ गुजारना चाहता था। मेट्रो होटल में वो लोग अपने दिए गए ऑर्डर का वेट कर रहे थे। यमुना अपने मोबाइल में बिज़ी थी, जबकि खलील इसके चेहरे पर निगाहें मरकूज़ किए था। वो अभी तक समझ नहीं सका था कि अचानक यमुना का रवैया पहले जैसे कैसे हो गया। अपने मोबाइल पर नोमान का टेक्स्ट पढ़ के इसने खलील से कहा, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। यमुना के कहने पर खलील ने हाँ में गर्दन हिलाई, मगर अफसोस यमुना इतनी जल्दी में गई कि टेबल पर रखा अपना मोबाइल साथ में ले जाना भूल गई। यमुना के जाते ही इसके मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी। खलील ने कुछ सोचते हुए इसका मोबाइल उठाया। यमुना के मोबाइल को लॉक्ड का पैटर्न इसे पता था। इसने जैसे लॉक खोला तो स्क्रीन पर मैसेज तो था, मगर नाम की जगह 2-3 रेड हार्ट थे और मैसेज था, कहाँ रह गई। खलील ने मैसेज ओपन करके पढ़ना चाहा, मगर व्हाट्सएप लॉक था होने की वजह से वो पूरा पढ़ ना सका। खलील ने यमुना का मोबाइल हाथ में पकड़ा और लेडीज़ वॉशरूम की तरफ गया, मगर वहाँ यमुना का नाम व निशान नहीं था। खलील इससे पहले पलटता यमुना का दुपट्टा इसे दीवार के पीछे नज़र आया। इसने अपने कदम वहाँ की तरफ बढ़ाए और जैसे ही दीवार के इस पार देखा, इसकी आंखें जैसे पथराई गई थी। इसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया था। नोमान जितना मुश्किल इससे निकाह का इनकार करना था ना, इससे ज़्यादा मुश्किल इससे तलाक़ का मुतालबा करना है। मैं जानती हूँ वो किसी सूरत नहीं मानेगा। यमुना नोमान के सीने से लगे के एतराफ़ कर रही थी। तलाक़ का लफ्ज़ सुन के खलील की आंखें बहने लगी थी। इसने बेयकीनी की हालत में यमुना को देखा। अगर तलाक़ मैं ले भी लूँ झगड़ा करके, तो मामा कभी नहीं मानेगी तुमसे शादी करने पे मेरी। यमुना न जाने क्या क्या बोल रही थी और खलील जैसे जैसे सुनते जा रहा था, इसे ऐसे लग रहा था इसका दिल बंद हो रहा है। फिर एक ही हल है यमुना, अचानक नोमान बोला। क्या नोमान? यमुना ने फ़ौरन पूछा। जब तुम बेवा होगी तभी हमारा खलील से जान छूट सकती है। नोमान, ये तुम आगे की बात यमुना बोल ना सकी। हाँ यमुना, खलील की मौत ही हमें मिला सकती है। इससे पहले यमुना कोई बात कहती, खलील ने पीछे से जाके इसके बाल एकदम अपनी मुट्ठी में जकड़े। नोमान और यमुना दोनों इस आफत पर एकदम बौखलाए। अपने सामने खलील को देख के यमुना को अपने मौत सामने साफ नज़र आई। खलील ने मुट्ठी में जकड़े यमुना को बालों को झटका दिया और तो वो तकलीफ़ से बिलबिला उठी। खलील ने पूरी ताकत से यमुना के मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसका होंठ फटा बल्कि वो ज़मीन बोस भी हो गई। खलील दोबारा इसके बालों को जकड़ते हुए कहा, मरूंगा मैं ज़रूर, मगर तुझे मार के, बेगैरत औरत। इतना कह के खलील तेज़ी से नोमान की तरफ बढ़ा और एक ज़ोरदार मुक्का नोमान की नाक पर मारा, जिसके नतीजे में इसके नाक से तेज़ी से खून बहने लगा। खलील ने इसका गिरेबान पकड़ के कहा, हरामज़ादे, मौत भी मुझे इससे अलग नहीं कर सकती, मगर तेरा वो हाल ज़रूर करूँगा कि तू इसके नाम भी लेते हुए 1000 बार अपनी मौत को याद
करेगा। खलील ने नोमान का गिरेबान छुड़ा और ज़मीन बोस होते यमुना को जैसे ही बालों से दोबारा पकड़ना चाहा, एक ज़ोरदार चीज़ खलील के सर पर पड़ी। खलील की एक दर्दनाक चीख फ़िज़ा में गूंज गई थी। नोमान ने दोबारा लोहे की रॉड से खलील के सर पर वार किया और 2-3 बार वार किया। खलील के सर से तेज़ी से खून बहता देखकर यमुना को लगा जैसे इसका दिल बंद हो जाएगा। यमुना अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, खलील! मगर खलील बेहोश हो चुका था। यमुना, छोड़ो इसे यहाँ, हम भाग चलते हैं। खलील, आंखें खोलो प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। खलील, मुझे माफ़ कर दो, आंखें खोलो खलील। यमुना नोमान की बात सुन कहाँ रही थी। वो दीवाना वार खलील के सर पर बहते खून पर अपने दुपट्टे से रोक रही थी। खलील के सर पर बहता खून पर अपना दुपट्टे से रोक रही थी। Somebody help me! यमुना दीवानों वार चिल्लाई, कोई तो मदद करो मेरी। यमुना के चिल्लाने पर होटल के स्टाफ को अपनी तरफ आता देखकर नोमान वहां से भाग गया। जैसे तैसे यमुना खलील को हॉस्पिटल लेकर पहुंची। पूरा चौधरी विला हॉस्पिटल पहुंच चुका था। सबने जब यमुना से खलील की इस हालत की वजह पूछी तो इसने झूठ बोला कि मोबाइल छीनने हुए 2 लड़कों ने खलील पर वार किया। डॉक्टर ने ये तो कह दिया कि खलील की सांसें चल रही हैं मगर वो कोमा में जा चुका है। ये खबर यमुना का ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफ़ी थी। इस हादसे के बाद यमुना ने खलील की खिदमत में दिन रात एक कर दिए। नोमान से हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया मगर वो ये भी जानती थी जिस दिन खलील को होश आ गया इस दिन इसे इसकी बेवफाई की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और आज वो दिन था जब इसे इस शख्स ने धुतकार के अपने कमरे से निकाला जिसने कभी इसे तो तू करके भी बात नहीं की। पुरानी बातों को याद करके यमुना ने अपने बहते आंसू को साफ किए। कमरे की खिड़की यमुना जैसे ही बंद करने लगी इसके नज़र नीचे लॉन में मौजूद खलील पर पड़ी जो गाड़ी स्टार्ट करके कहीं जा रहा था। मोहब्बत में दगा की थी, सो काफिर हैं। मिली है मंजिल फिर भी मुसाफिर थे मुसाफिर हैं। तेरे दिल के निकाले हैं हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे। मगर भटके तो याद आया भटकना भी ज़रूरी था। रोहान की बस हो चुकी थी। इंटरव्यू ले लेके एक भी लड़की इसे इस काबिल नहीं लगी जो इसकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लायक हो। जिब्रान इसके चेहरे को देख के बहुत मुश्किल से अपना कहकहा कंट्रोल कर रहा था। रोहान की नज़र जब इस पे पड़ी तो रोहान ने दांत पीसते हुए कहा, हंस लेना लड़कियों की तरह, कहकहा लगा के मेरी हालत पे ये नई नवेली दुल्हन की तरह अपनी हंसी को क्यों छुपा रहा है। रोहान का कहना था कि जिब्रान का वाक़ई कहकहा फ़िज़ा में गूंजा। जिब्रान को कहकहा लगाते देखकर रोहान के भी लब मुस्कुरा उठे। एक काम कर, बाकी के एक इंटरव्यू कल पे रख लेते हैं। मुझे भी अमजद साहब से मीटिंग करने के जाना है और तू भी काफ़ी थक गया है। हाँ सही कह रहा है तू जा, मैं बाकी इंटरव्यू का मना कर देता हूँ। अब मज़ीद अगर मैंने इंटरव्यू लिया तो मेरा दिमाग फट जाएगा। जिब्रान के जाते ही रोहान ने सबसे पहले अपने लिए एक कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और अपनी कुर्सी से टेक लगा के आंखें मूंद लिया। पियून की जगह अपने मैनेजर को कॉफ़ी लाता देख रोहान ने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है। सर कोई बात नहीं, आप बॉस हैं मेरे, मगर मैं इसलिए कॉफ़ी लाया हूँ ताकि बता सकूँ कि आपको के बाहर एक लड़की इंटरव्यू के लिए बहुत इसरार कर रही है। मैंने कहा भी कि अब सारे इंटरव्यू कल होंगे मगर वो सुन ही नहीं रही। रोहान ने एक लंबी सांस ली, कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा, भेज दो इन्हें। मगर सर, मैनेजर ने हैरान होकर कहा, तुमने इन्हें मना किया था ना, वो मानी? रोहान ने उल्टा सवाल किया। नहीं सर, मैनेजर ने मुंह लटका के कहा। तो बस फिर मतलब वो इंटरव्यू दिए बगैर नहीं जाएगी। तुम जाओ और भेज दो इन्हें अंदर। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर नॉक करके कोई अंदर आया। मखसूस परफ्यूम की खुशबू अपनी नाक में महसूस करके रोहान ने आंखें खोली। सामने ब्लैक सिंपल सूट में किसी लड़की को देख के रोहान की आंखें पूरी खुल गईं। सर का दर्द मिनटों में गायब हो गया। दिल एक अलग अंदाज में आज मिन्नतों बाद धड़का। अस्सलाम वालेकुम
सामने खड़ी नफूस ने धीरे से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। रोहान ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ इसे जवाब दिया और इसे बैठने को कहा। सर, ये मेरी सीवी। अपने सामने बैठे नफूस पर एक गहरी निगाह डाल के रोहान ने इसे हाथ से फाइल लेके खोली और काफ़ी जमा के कहा, मिस एनी। जी सर। ना पूछ के रोहान फाइल चेक करता गया और तिरछी निगाहें अपने सामने बैठी मिस एनी पर डालता रहा। 5 मिनट बाद फाइल बंद करके मिस एनी के हवाले करते हुए कहा, कल आके अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाइएगा। रोहान के बोलने पर मिस एनी के चेहरे में दिलकश मुस्कुराहट आई, जिसे देख के रोहान के लब तंजिया मुस्कुराए। शुक्रिया सर इस जॉब के लिए। मिस एनी ने काफ़ी खुशी होके ये बात कही। बाकी का काम मैं कल आपको समझा दूंगा। रोहान ने फिर इसे निगाहों के हिसार में लेते हुए कहा, मगर एनी अपनी खुशी में इतना मगन थी कि इसने एक बार भी रोहान की निगाहों में खुद पे मरकूज होती नहीं देखी। मिस एनी के निकलते ही रोहान ने मुस्कुराते हुए अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा और कहा, फिर से लग जा काम पे, मगर इस बार खुद को बदल के। अपना मोबाइल निकाल के अपने वॉलपेपर पर लगी अनाया की तस्वीर को एक बार गौर से देखा और इसे डिलीट कर दिया। शहजाद की आज ही लाहौर से वापसी हुई थी। इससे जलील की आमद और खलील के होश में आना, ये दोनों बातें छिपाई गई थीं। शहजाद थका हारा हॉल में बैठा था जब इसने हेबा को आवाज़ लगा के इससे पानी मंगवाया। सोफ़े की पुश्त से सर लगाए वो आंखें मूंदे बैठा था जब किसी की आवाज़ हॉल में गूंजी। लड़का तो काफ़ी हैंडसम स्मार्ट हो गया है। जलील की आवाज़ इतने करीब से सुननी ही शहजाद ने फ़ौरन अपनी आंखें खोली। अपने सामने जलील को खड़ा देखकर 2 पल के लिए इसे यकीन नहीं आया, मगर ज़्यादा देर वो ख़ुद को रोक ना पा सका और तेज़ी से जलील के गले लग गया। दोनों की ही आंखों में आंसू चमक रहे थे। साले तू कब आया? बताया भी नहीं। बस कल रात को ही आया हूँ। सरप्राइज़ कैसा लगा मेरा? जलील ने मुस्कुराते हुए पूछा। दिल दोबारा धड़कने लगा है तुझे देख के साले। अभी एक सरप्राइज़ और है आपके लिए। जलील के कहने पर शहजाद ने सोचते हुए कहा, तुझे पता है ना जलील, मुझे सरप्राइज़ के बारे में जल्द अज जल्द देखने का कितना शौक़ है। जल्दी बता क्या सरप्राइज़ है। चल जाएगा पता मेरे भाई, पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ते की टेबल पे एक बार फिर रौनक लग गई थी। सभी आज खुश थे। सालों बाद ही सही चौधरी विला में आज फिर से खुशियाँ देखने लगी। शहजाद की मुलाकात को गोलू मोलू जिया से भी हो चुकी थी और इसे वो बहुत अच्छी लगी। शहजाद को इसको प्यार करता देखकर फहाद के बेटे की अच्छी खासी तप चुकी थी, जिसका इजहार वो शहजाद के हाथ पे अपना छोटा मुक्का मार के कर चुका था। शहजाद नाश्ता करने पे मसरूफ़ था जब इसके बराबर में मौजूद खाली सीट पर खलील बहुत खामोशी से आके बैठा। सभी शहजाद का रिएक्शन देखने के लिए बेचैन थे। खलील ने शहजाद के कान के पास झुक के कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शहजाद जो चाय पीते में मसरूफ़ था, अपने बराबर में से सलाम आने पर इसने हल्का सा पलट के इसे सलाम का जवाब दिया और दोबारा चाय का कप अपने होठों से लगाने लगा, मगर फिर कुछ याद आने पर झटके से दोबारा मुड़ा और अपने बराबर में खलील को बैठा देखकर वो झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया। चाय का कप इसके हाथ से छूट के नीचे गिर चुका था। खलील, शहजाद की आवाज़ में वाज़े लड़खड़ाहट थी। हाँ भाई, मैं देखे आपके सामने हूँ, मुझे गले से नहीं लगाएंगे? खलील के कहने की देर थी कि शहजाद ने तकरीबन रोते हुए इसे गले से लगा लिया। इतनी देर लगा दी तूने जागने में? शहजाद के बोलने पर खलील मुस्कुरा उठा। बस कल तक इंशाअल्लाह आपा भी पाकिस्तान पहुँच जाएंगी, फिर इंशाअल्लाह बहुत बड़ी दावत रखूँगी। मैं क्यों अम्मा? सादिया बेगम के कहने पर सभी खुश हो गए थे और आबिदा बेगम ने भी इनके हाँ में हाँ मिलाई। फैसल की आमद का सुन के हेबा पल भर के लिए साकिन हो गई थी। इसे ये सोच के अब वहशत हो रही थी कि अब वो फैसल का सामना कैसे करेगी। तो दूसरी तरफ यमुना की नज़रें
कई बार भटक के खलील की तरफ उठी थी, मगर इसने एक बार भी यमुना की तरफ नहीं देखा था। नाश्ते से फारिग होकर सभी अपने अपने कामों की तरफ लगे गए जब डरते डरते यमुना ने मेडिसन के साथ खलील के कमरे में कदम रखा। खलील ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। यमुना को अपने कमरे में आता देख के गुस्से में इसकी तरफ लपका और कहा, मना किया था ना मैंने कि मेरे कमरे में अपने ये मनहूस कदम मत रखना। एक दफ़ा की बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? तुम दूसरे अंदाज में समझाऊं मैं फिर? खलील, आप गुस्सा नहीं करें, मैं आपके लिए ये मेडिसिन लाई थी। यमुना ने अपनी आंसू को जो खलील के बोलने पर आए थे वापस अंदर धकेलते हुए कहा, ए नाटक मत कर, मेरे सामने अपना ये ढोंग अपने यार को दिखाना समझी? गर्क हो मेरे कमरे से अपनी ये मनहूस शक्ल, जितना हो सके मेरे सामने कम लाना। तेरे हाथ से मेडिसिन खाने से बेहतर है मैं जहर खा लूँ। खलील के ऐसे रवैये को देख के यमुना अपने आंसू को चाह के भी रोक नहीं पाई। खलील ने गुस्से में इसका हाथ दबोचा और इसे कमरे के बाहर धकेल के ज़ोर से दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर दिया। इससे मिला शहजाद के सवाल पर जलील ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। जाऊंगा आज शैला पप्पू जब यहाँ आएंगी तब। आपको लगता है वो मुझे समझेगी? जलील ने एक उम्मीद भरी निगाह से शहजाद को देखते हुए ये सवाल पूछा। इस हादसे के बाद से इसने चौधरी विला आना बहुत कम कर दिया है। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद पप्पू के लाख मना करने के बावजूद इसने एक हाई स्कूल में जॉब करना शुरू कर दी है। कभी खुद से भी कॉल करो तो दुआ सलाम होती है, मगर अब वो मुझे पहले की तरह कॉल नहीं करती, ना टेक्स्ट। शहजाद के बताने पर जलील सिर्फ इतना ही कह सका। फैसल का अपने अपने सर पे ये स्कूल का कॉलेज, फजूल का आपने अपने सर पे ये स्कूल का लांझा पाला हुआ है। रोहान जैसे ही गानिया के रूम में दाखिल हुआ तो इसे के सामने लातादाद कापियाँ बिखरी पड़ी नज़र आई। तुम घूम फिर के मेरी जॉब पे क्यों आ जाते हो? गानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। आप ही आपके भाई के बाजू में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी कि वो अपनी बहन का ख्याल अच्छी से रख सके, फिर भी आप ये सड़ी हुई जॉब कर रही हैं। एक समीर पे दुनिया ख़त्म नहीं होती आप ही। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती रोहान। गानिया जो थोड़ी देर पहले रिलैक्स मूड में बात कर रही थी, रोहान के हमेशा के पूछे गए सवाल पर फिर अपने कॉल में समेट गई। कब तक आप ही, कब तक आप अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहेंगी? हम भले दुनिया के सामने ख़ुद को कितना ही ये शो करवा दें कि हम अकेले बहुत खुश हैं, बहुत मजबूत हैं, मगर ये तन्हाई किसी अजाब से कम नहीं। आप समझ क्यों नहीं रही? समीर बहुत बदकिस्मत है जिसने आपकी कदर नहीं, मगर आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे हों। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती आप ही। एक बार आप हाँ बोलो, आपके लिए आपका भाई दुनिया का सबसे अच्छा इंसान ढूंढ के लाएगा। रोहान ने गाने के सामने फैली हुई कापियाँ समेटते हुए गानिया के हाथ थाम के कहा। रोहान के बोलने पर गानिया हमेशा की तरह रोने लगी। आप ही प्लीज़ रो के ख़ुद को अजियत मत दें। अब आपने तो सच्ची मोहब्बत की थी ना समीर से, आप क्यों फिर ख़ुद को अजियत दे रही हैं? रोहान, गानिया ने रोते हुए कहा। मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता अब किसी से साथ का। अच्छा चलें, छोड़िए ये बातें, ये बताएं बाहर चलेंगी आइसक्रीम खाने? रोहान के पूछने पर गानिया ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे और रोहान को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम आज किस खुशी में मुझ पे इतना मेहरबान हो रहे हो? बार बार ये बत्तीसी तुम्हारी नज़र आ रही है, खैरियत तो है ना? बस शुरू हो गई आपकी जासूसी। रोहान ने सड़ा हुआ मुंह बना के कहा। अच्छा चलो चलते हैं आइसक्रीम खाने, आज मेरा भी मूड है बाहर जाने का। असगर को भी ले लो। हाँ, इस मजनू को ले लो और फिर इसकी लैला को भी लो। रोहान के कहने पर मुद्दतों बाद गानिया का कहकहा निकला, जिसे देख के रोहान ने अपनी बहन के हमेशा ऐसे हंसने की दुआ मांगी।
कुछ महीनों बाद ये गाने की एक तरफा मोहब्बत के किसी थप्पड़ की तरह इसके मुंह पर पड़ी थी। हाशिर को इसकी कदर थी, ना शादी से पहले थी ना शादी के बाद। इसको गानिया से मोहब्बत हुई। अपनी पूरी हस्ती को बदलने के बाद भी गानिया समीर के दिल में अपनी मोहब्बत नहीं जगा सकी, और नतीजा ये निकला कि शादी के पहली सालगिरह के दिन ही समीर ने इसे तोहफे के सूरत में तलाक दे दी, ये कह के कि ये मेरे टाइप की नहीं है। मैंने तो ज़बरदस्ती ये शादी सिर्फ गानिया के कहने पर की थी, मैं तो मोहब्बत किसी और से करता हूँ। गानिया किसी लाश की तरह वापस अपने बाप के घर आ गई। वो दिन है और आज का दिन है। फिर किसी ने गानिया का हंसना, बोलना, रोना, रोहान से लड़ना, ज़िद करना खान हाउस में नहीं सुना। तुम नहीं चल रही हानिया? मामा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, सर में भी शदीद दर्द है। आप और बाबा जाएं, मैं थोड़ी देर आराम करके आ जाऊंगी, हानिया ने बेड पर लेटते हुए कहा। शैला बेगम को हानिया की तबीयत वाक़ई ख़राब लगी, इसीलिए वो मसूद साहब के साथ ही चौधरी विला के लिए निकलने लगी। वो दोनों गेट से निकले ही रहे थे कि इन्हें अपने सामने जलील गाड़ी से उतरते हुए दिखाई दिया। अरे जलील बेटा, शैला तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, जलील ने दोनों को सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, हम अभी घर ही आ रहे थे तुमसे और खलील से मिलने, मसूद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, आप दोनों जाएं, वहाँ दादू आप दोनों का वेट कर रही हैं। मैं तो यहाँ अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। दरअसल बेटा, हानिया की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए इसने हमारे साथ जाने से मना कर दिया है। वो कह रही थी मैं शाम में आ जाऊंगी। शैला बेगम के बताने पर जलील ने कहा, फुप्पू अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हानिया से मिल लूँ, हम एक साथ ही आ जाएंगे। अरे बेटा, इसमें पूछना कैसा, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी बीवी है, 2 सालों बाद मिलने आए हो। जाओ मिल लो, फिर शाम में तुम दोनों साथ में आ जाना। इससे पहले शैला बेगम कुछ बोलती, मसूद साहब ने खुद ही बोल दिया। जलील ने हानिया के कमरे के बाहर खड़े होकर एक लंबी सांस ली और हल्का सा कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर झांका। वो दुश्मन जहाँ बेड पर उल्टी तिरछी लेटी थी, बाल इसके खुले बेड पे बिखरे थे, जो शायद पहले से लंबे हो गए थे। डार्क मैरून कलर की कमीज़ और चूड़ीदार पैजामे में वो दुनिया जहाँ से बेगानी अपनी मोबाइल में गुम थी। जलील धीरे धीरे से कदम उठाता वहाँ बहुत आराम से इस तक पहुँचा और हल्का सा इसके मोबाइल की तरफ देखा तो इसे लब खुलकर मुस्कुराए, क्योंकि वो मोबाइल में अपनी और जलील की ही पिक्स देख रही थी। वैसे तस्वीर में देखने से बेहतर है तस्वीर वाले बंदे को रूबरू देख लिया जाए। जलील के बोलने पर हानिया डर के फ़ौरन झटके से सीधी हुई। अपने सामने जलील को देख के इसके आंसू बहने लगे। वो फ़ौरन बेड पे सीधी होके बैठी और जलील को सलाम किया। जलील भी इसके बिल्कुल रूबरू बैठा और इसे गहरी निगाहों से देखने लगा। देखते हुए इसके सलाम का जवाब दिया। आई नहीं तुम मुझसे मिलने? जलील ने इसके चेहरे पर आए बालों को कानों के पीछे करते हुए धीरे से कहा। ऐसा करते हुए वो मज़ीद हानिया के करीब हुआ। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आती शाम में, हानिया ने निगाहें नीची करके ही जवाब दिया। कुछ पूछोगी नहीं मुझसे? जलील के कहने पर हानिया ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। हानिया की इस अदा जलील को इस पर टूट के प्यार आया। हानिया का हाथ अपने हाथों में लेकर जलील ने कहा, जलील नवीद ने बचपन से सिर्फ हानिया मसूद से ही मोहब्बत की है और मरते दम तक करता रहूँगा। हानिया जलील इसकी ज़िंदगी की अव्वलीन ख्वाहिश है। जिस तरह हानिया जलील की हर सांस इसके जिस्म पे, इसकी रूह पे सिर्फ जलील का हक़ है, इसी तरह जलील की सांसें, इसके जिस्म, इसकी रूह पे सिर्फ हानिया जलील का हक़ है। जुवेरिया को अपना नाम देना सिर्फ एक इंसानियत की नाते किया है मैंने, मगर इसको कभी ख़ुद पे हक़ नहीं दिया, ना इसने मांगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ हानिया, अब तो कोई सवाल करो मुझसे। जलील के आखिरी जुमले पर हानिया ने निगाहें उठा के जलील को देखा। इसकी गहरी ब्राउन आँखों में झांकते हुए जलील को दोबारा इससे कुछ कहना नहीं पड़ा। राज आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ।
जलील ने आगे बढ़ के इसे अपने सीने से लगा लिया। जलील का ऐसा करना था कि हानिया इसके सीने से लगती ही बिलख पड़ी। जलील की शर्ट को मजबूती से थाम के वो बेतहाशा रोई। जब रोक के थक गई तो धीरे से जलील से अलग हुई। लाल आंखें, लाल नाक, लाल गाल देख के जलील का दिल बेईमानी पे उतर आया। जलील ने झुक के इसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और धीरे से इसकी दोनों आंखों को चूमा, फिर गालों को, आखिरी में इसके लरसते हुए होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। होठों से गर्दन तक का फासला जलील ने मिनटों में तय किया। अपने हाथ हानिया के कमर में डाल के इसने हानिया को मज़ीद खुद से करीब किया। मदहोशी का आलम जब बढ़ने लगा तब हानिया ने जलील को खुद से दूर किया। जलील ने भी फ़िलहाल दूरी में ही बेहतरी समझी। शर्म से लाल चरा लिए हानिया नर्वस सी जलील के सामने बैठी थी जब जलील ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले हम सी व्यू चलेंगे, फिर अच्छा सा लंच, फिर आखिर में चौधरी विला। चलो फटाफट रेडी हो जाओ। जलील के कहने पर हानिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और अलमारी की तरफ बढ़ी ताकि अपने कपड़े निकाल सके। जब जलील को शरारत सूझी, वैसे हानिया हानिया ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया, मैं ये कह रहा था। जलील ने इसके करीब आके कहा। हाँ, हानिया भी इसकी तरफ मुड़ी, रुख करके ये सोच के शायद वाकई कोई ज़रूरी बात होगी। जलील ने इसके कान में झक के बहुत आराम से कहा, तुम्हारा वो कुछ कम नहीं हो गए। इतना कहकर जलील ने फ़ौरन अपनी हंसी छिपाई। दूसरी तरफ हानिया को जो गौर से जलील की बात सुन रही थी, पहले तो इसकी समझ में नहीं आई। जैसे ही इसे समझ आई, इसने आंखें बड़ी करके वो जलील की आंखों के ताक़ुब में फ़ौरन देखा, मुंह खोल के जलील को देखा और फ़ौरन भाग के वॉशरूम में बंद हो गई। जलील का कहका इसे वॉशरूम के अंदर तक सुनाई दिया। आप कौन? जिब्रान, जो अभी भी रोहान के कैबिन में आया था, इसके कैबिन में सर झुकाए किसी लड़की को बैठा देख के इसे थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि रोहान के असूलों के मुताबिक इसके ऑफिस में किसी भी लड़की एम्प्लॉय को ये इजाज़त नहीं थी कि वो इसकी गैर मौजूदगी में इसके कैबिन में बैठे। जिब्रान के पूछने पर लड़की ने जैसे ही सर उठाया, जिब्रान ने पहले इसे गौर से देखा और फिर हैरान होकर कहा, आप? ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, मिस एनी। इससे पहले मिस एनी कुछ कहती, इन दोनों के पीछे से आती रोहान की आवाज़ पे वो दोनों एकदम इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। ये आपकी पर्सनल सेक्रेटरी है मिस्टर रोहान? जिब्रान ने एक बार फिर रोहान को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। जी मिस्टर जिब्रान, ये मिस एनी है, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। शायद ये बात मैंने अभी चंद सेकंड पहले आपको बताई है। आप आज क्या अपने कान घर रख कर आए हैं जो मेरे कहे अल्फाज आपको सुनाई नहीं दे रहे? रोहान ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए ये बात कही। एनी काफ़ी गौर से इन दोनों को देख रही थी, मगर इसका असल फोकस जिब्रान पे था। रोहान एनी को जिब्रान को घूरता हुआ देख चुका था, इसलिए फ़ौरन बोला, मिस एनी, आप यहाँ मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए सेलेक्ट हुई है, ना कि लोगों के चेहरे को घूरने के लिए। एनी अपनी चोरी पकड़े जाने पर काफ़ी शर्मिंदा हुई। सॉरी सर, इट्स ओके, आप बाहर जाके अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लें मेरे मैनेजर से और 1 घंटे के अंदर अंदर इनसे मेरे बारे में सारी मालूमात लेके मुझे दोबारा यहाँ मिले। याद रखिएगा मिस एनी, 1 घंटे का मतलब है 1 घंटा, 10 से 10, 5 भी नहीं होने चाहिए। फिक्स 10 बजे आप मुझे दोबारा इसी जगह मिले। ओके सर। एना ने फ़ौरन अपने बैग उठाया और रोहान के कैबिन के बाहर की राह ली। एनी के कैबिन से निकलते ही जिब्रान ने रोहान को सीने पे हाथ बांध के घूरना शुरू कर दिया। इससे पहले जिब्रान कुछ कहता रोहान बोल पड़ा, अपने फालतू के मशवरे, फालतू की नसीहत किसी पुराने से कब्रिस्तान की पुरानी सी खबर में दफना देना, मगर मुझे मत देना। इस बार अगर तूने मुझे धोखा दिया तो याद रखना मिस्टर जिब्रान, सारी ज़िंदगी तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। और मिसाल ले लो, अगर तुझे ये अफसोस ना भी हुआ तो ये अफसोस तो ज़रूर होगा कि अगर मैं पैदा भी हो गया था तो रोहान अख्तर से सामना क्यों हुआ। जो हो रहा है वैसे चलने देना जिब्रान। इस बार उफ़ अल्लाह की पनाह, मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं तो तूने इतनी ख़तरनाक धमकी दे दी। वैसे नाम अच्छा है एनी। जिब्रान ने आखिर की बात अपनी फुल बत्ती सी दिखाते हुए कहा।
ओ डबल बैटरी सिंगल पावर। रोहान ने हमेशा की तरह इसके चश्मे पर टॉन्ट करते हुए कहा। काम पे ध्यान दे, आज बहुत अहम मीटिंग है। रोहान की बात पे जिब्रान ने काफ़ी सड़ा हुआ मुंह बनाया, जिसे देख के रोहान ने इसे आंखें दिखाई। बस कर दे, हानिया ने हेबा के सर पे ठंडे पानी से भरा जग डालते हुए कहा। हेबा, जो हानिया से काफ़ी नाराज़ थी और वजह थी हानिया का चौधरी विला आना, छोड़ देना। आज सुबह से ही हानिया हेबा को मना रही थी। हानिया जहां हेबा को मनाने जाती, हेबा वहां से चली जाती। यमुना भी 2-3 बार हानिया की हिमायत में हेबा को समझा चुकी थी, मगर हेबा ने ना मानने की कसम खाई हुई थी। थक हार के जब हानिया की कुछ समझ में नहीं आया तो इसने किचन से ठंडे पानी का जग भरा और हॉल में बैठी मुंह फुलाए हेबा पर उंडेल दिया। हानिया की इस हरकत पे जितने भी लोग इस वक्त हॉल में मौजूद थे, सबका ही कहकहा गूंजा। हानिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हेबा यह कह के तेजी से हानिया के पीछे भागी। हानिया भी अपनी पूरी ताकत लगा के भाग रही थी, जब वो सामने से आते जलील से टकराई और फौरन इसके पीछे छिप गई। ओह, क्या हुआ हानिया, तुम ऐसे अंधाधुन क्यों भाग रही हो? हेबा, और ये तो तुम पूरी गीली क्यों हो रही हो? जलील ने दोनों को देखते हुए पूछा। ये बात आप अपनी इस मनकुहा से पूछें, जिसने ठंडे पानी का भरा हुआ जग मुझ पे उंडेल दिया। हेबा ने गुस्से में हानिया को घूरते हुए कहा। हाँ, तो सुबह से मना रही हूँ तुझे, तेरी मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। भाई, आप दरमियान में से हट जाएं, यह आपका मामला नहीं। हेबा के कहने पर जलील ने अपने पीछे छिपी हानिया को देखा, जिसने मासूमियत से अपनी आंखें दिखाते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। ऐसा है मेरी जान, इस आफत से मैं भी पंगा नहीं ले सकता, जलील ने हेबा की तरफ इशारा करके कहा, जो गुस्से में लाल टमाटर हो रही थी। इस पल के लिए सॉरी मेरी जान। इतना कहकर जलील ने गर्दन घुमाए हानिया के गाल को चूमा और दरमियान में से हट गया। जलील के हटते ही हानिया ने दोबारा बाहर को दौड़ लगाई और हेबा भी इसके पीछे भागी। चौधरी विला के पीछे वाले हिस्से में जाके छुप गई और हेबा इसे पागलों की तरह ढूंढने में मसरूफ़, ये देखे बिना कि इसकी आनी और फैसल चौधरी विला में आ चुके हैं। हेबा को हानिया का दुपट्टा पिलर के पीछे लहराता हुआ दिखाई दिया। हेबा ने गार्डन का पाइप सीधा किया और खामोशी से इसे ऑन करके जैसे ही इसने पाइप का रुख दूसरी तरफ करा तो हानिया के बजाय वो फैसल को पूरा भिगो चुका था। 3 साल बाद अपने सामने हेबा को देख फैसल का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था, जबकि दूसरी तरफ हेबा ने पाइप फौरन छोड़ा और अपनी मुंह पे अपने दोनों हाथ रखे। इतने में हानिया कहकहा लगाती हुई बाहर निकल गई। हेबा ने खूनख्वार नज़रों से हानिया को देखा, जिसका हानिया पे कोई खासा असर नहीं हुआ। इसने फैसल भाई को देखा, जो ऊपर से नीचे तक भीग चुका था और मुसलसल हेबा को देख रहा था। सिंपल से पिंक कलर के सूट में बालों को हाई कैचर में कैद किए खड़ी थी और सीधा इसके दिल में लगते ताले पे हथौड़े बरसा रही थी। वेलकम बैक पाकिस्तान फैसल भाई। बेटा जानी, मैं तुझे देख चुकी थी, पाइप सीधा करते, हानिया ने हंसते हुए कहा। इतना कह के हानिया हंसते हुए अंदर भागी और हेबा इसके भागता हुआ देखकर जितनी गालियां इसे दे सकती थी दिल में दे दी। हेबा ने फ़ौरन पानी का पाइप बंद किया और फैसल के पास से गुजर के जाने लगी। जब फैसल ने इसके कलाई थाम के पहले इसे अपने सामने किया और झटके से अपने करीब किया। फैसल की इस हरकत से हेबा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसकी आंखें शर्म से इतनी झुक गई थी कि फैसल को सिर्फ इसकी पलकें दिख रही थी। फैसल ने इसके दुपट्टे का पल्लो थामा और अपने चेहरे साफ करा। इससे पहले वो कुछ और करता यह कहता, पीछे से जलील की आवाज़ आई। आई एम सॉरी फैसल भाई, आप पूरे भीग गए हैं, मुझे अभी अंदर आके हानिया ने बताया। जलील की आवाज़ अपने पीछे से सुन के फैसल ने फ़ौरन हेबा को छोड़ा और हेबा भी तकरीबन दौड़ते हुए अंदर भाग गई। हाँ, बस आपकी बीवी की मेहरबानी और मेरी बीवी का प्यार है।
जो मैं ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ हूँ। फैसल की बात पर जहाँ जलील हंसा वहीं फैसल भी हंस पड़ा। आए आप अंदर चले, चेंज कर ले, आपको खलील के कपड़े आ जाएंगे। तबस्सुम बेगम और फैसल अचानक आ गए। चौधरी विला को सरप्राइज़ देने वाले थे। गाड़ी से उतर के तबस्सुम बेगम तो अंदर बढ़ गई थी, मगर फैसल गाड़ी पार करके अंदर बढ़ ही रहा था जब इसे हिबा पाइप सीधा करती हुई दिखी। वो बेखुदी में इसके पास जाने लगा जब अचानक हिबा पलटी और हानिया को समझ के इसके तरफ पाइप का रुख कर दिया। अंदर सबको पता लग गया था कि फैसल भीग चुका है और खलील के कमरे में है, सिवाय बेचारी हिबा को। हिबा अपनी आनी से मिलके फ़ौरन किचन में आई। ठंडा यख पानी एक सांस में पी गई। अरे हिबा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? यमुना, जो अभी भी किचन में आई थी मुलाजमा के साथ मिलके रात के डिनर का एहतमाम करने, हिबा को ऐसा घबराया हुआ देख के फ़ौरन पूछ बैठी। अरे कुछ नहीं, बस अपने शौहर से 3 साल बाद जो मुलाकात हुई है तो बेचारी घबरा गई। हानिया की अचानक आवाज़ पे यमुना के साथ साथ हिबा ने भी इसे देखा। जब हानिया तेज़ी से आगे फ़ौरन हिबा के गले लग गई। माफ़ कर दिया यार, अब तुझे मनाने के चक्कर में बेचारे फैसल भाई भी भीग गए हैं। मतलब? यमुना के पूछने पर हानिया ने कुछ देर पहले वाला वाक़या जब यमुना का बताया तो जहाँ यमुना की हंसी निकली वहीं हिबा भी हंस पड़ी। सिद्रा बेगम और शाहिदा बेगम ने इन्हें आके रात के डिनर का मेन्यू बताया और इन लोगों को वानिया भी ज्वाइन कर चुकी थी। तभी कुछ याद आने पर हिबा ने यमुना से कहा, अरे यार यमुना, ज़रा खलील भाई के कमरे से मेरा मोबाइल ला दो, मैंने इसमें रसमलाई की रेसिपी डाउनलोड की थी। खलील के कमरे का सुनकर यमुना को अपनी कल की ज़िल्लत याद आई। इसने फ़ौरन हिबा से कहा, अबे यार हिबा, मेरे हाथ मसाले में हैं तो खुद ही जाके ले आना। हिबा ने हाँ में गर्दन हिलाई और खलील के कमरे की राह ली। बिना दरवाज़ा नॉक किए वो अंदर चली गई, जहाँ सामने ही इसे फैसल कमीज़ पहनता दिखाई दिया। ओह, आई एम सॉरी, हिबा ने फ़ौरन अपनी आंखों पे हाथ रखते हुए कहा। फैसल ने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया तो हिबा ने अपनी आंखों से हाथ हटा के इसे देखा तो फैसल अपनी कमीज़ के कफ फोल्ड कर रहा था। हिबा को अपना मोबाइल फैसल के पीछे रखी टेबल पे दिखाई दिया। हिबा बहुत आराम से फैसल के पीछे जाके जैसे ही अपने मोबाइल लेके पलटी, मगर अफसोस इसका पाँव मुड़ा और वो सीधा फैसल की पुश से टकराई। इससे पहले वो गिरती इसने फैसल के कंधे को पीछे से मजबूती से थाम लिया। कफ फोल्ड करते फैसल के हाथ पल भर के लिए थम गए थे। सॉरी, वो पाँव मुड़ गया है मेरा। इतना कहकर हिबा जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, फैसल ने एक बार फिर इसकी कलाई थाम के इसे अपने नज़दीक करते हुए इसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या बात है, बहुत मेहरबानियाँ हो रही हैं मुझ पे। आज शायद भूल गई हो तुम। बता दो, मैं वही हूँ जिसको 3 साल पहले तुमने चमाट मारा था, जिसका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि इसने अपनी बचपन से की गई मोहब्बत को महरम मोहब्बत में बदलना था। इस पे अपना छोटा सा हक जताया था। फैसल की बात पर हिबा ने इसे हैरानगी से देखा। इस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी मांग चुकी हूँ फैसल। आगे का लफ्ज़ बोलने से हिबा ने ख़ुद को बाज रखा और हिबा की ये हरकत फैसल के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट ले आई थी। बीवी को छूना गलत था जो तुमने मुझे अपने शौहर को चमाट मारा। दोस्ती के रिश्ते दगा करना क्या सही था? अब की बार हिबा भी दो बदू बोल पड़ी, ये ध्यान दिए बगैर कि वो अब भी फैसल के बाहों में है और फैसल के हाथ इसके कमर पे। मैंने तुमसे कब कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? फैसल की बात पे हिबा ने चौंक के इसे देखा। सोचने पे भी इसे ये बात याद नहीं आई कि कब इसने फैसल ने कहा कि वो इसका दोस्त है। ये बात तो वो ही हमेशा बोलती थी कि आप मेरे से सबसे अच्छे दोस्त हैं। फैसल के बोलने पर हिबा गर्दन झुका गई। जब फैसल ने दोबारा पूछा, क्या सोचा फिर? किस बारे में? हिबा फ़ौरन बोली, शौहर के रूप में मैं तुम्हें कबूल नहीं, मेरा छूना तुम्हें नागवार गुजरता है, इस बारे में। क्या फ़ैसला है तुम्हारा मुझसे अलहदगी के बारे में? मुझे बता दो। फैसल की आखिरी बात पर हिबा की आंखों में आंसू चमकने लगे।
मलेशिया से पाकिस्तान ये पूछने आए हैं आप मुझसे? हेबा ने गुस्से में फैसल को खुद से दूर करते हुए पूछा। मैं जो करने आया हूँ ना वो करूँगा तो फिर तुम्हें दोबारा बुरा लगेगा, फिर तुम मुझे चमाट मारोगी। फैसल ने दोबारा इसके करीब आके कहा। मैं शर्मिंदा हूँ फैसल, अपनी इस हरकत पे। आपसे माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, बेतहाशा कॉल भी की है, मगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। हेबा ने सवालिया नज़र से फैसल को देखते हुए कहा। क्या फ़ैसला है तुम्हारा? मुझे नहीं पता, हेबा ने गुस्से में फैसल को देख के कहा और इससे दूर होके जाने लगी। हेबा की इस हरकत पर फैसल के लब अब की बार खुल के मुस्कुराए थे। इससे पहले हेबा दरवाज़ा खोल के बाहर जाती, फैसल ने इसे खींच के दीवार से लगाया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि इनके दो जिस्म एक जान हुए हुए थे। पता है मैं मलेशिया से क्या करने आया हूँ? फैसल ने हेबा की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। फैसल के पूछने पर हेबा की निगाहें झुक गई। इसने अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से बंद किया हुआ था। इसके चेहरे शर्म से लाल था। इसका दिल की रफ्तार फैसल बासानी अपने सीने पर सुन सकता था। फैसल ने अपने एक हाथ से इसका चेहरा ऊंचा किया, फिर अपने दोनों हाथ हेबा की बंद मुट्ठी में फंसा के इसके हाथों को अपने हाथों में लिया और इन्हें ऊंचा करके दीवार से लगाया। जैसे ही फैसल इसके लबों पर झुकने लगा, इस बार हेबा ने इसे धक्का देने के बजाय अपनी आंखें बंद कर ली थी। हेबा की इस हरकत पर फैसल को इस पे बेतहाशा प्यार आया। वो बहुत नरमी से हेबा के लबों पर झुक गया। फैसल की 3 सालों की शिद्दत हेबा को अपने होठों पे नहीं, दीवार से लगे फैसल के हाथों के नीचे मौजूद अपने हाथों पे महसूस हुई। किस का दौरानिया जब बढ़ने लगा तो हेबा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इसने फैसल को इस बार खुद से जुदा नहीं किया। फैसल ने हेबा की आंखों से आंसू बहते देख तो वो हेबा से धीरे से अलग हुआ। हेबा ने अपनी आंखें खोल के एक नज़र फैसल को देखा, जो आंखों में बेतहाशा मोहब्बत लिए इसे ही देख रहा था। हेबा ने झुक के फैसल के कदमों से अपना दुपट्टा उठाया और फ़ौरन कमरे से बाहर भाग गई। हेबा के भागते ही फैसल ने बहुत आराम से अपना दिल पे मुक्का मारा और अपने बाल अपने हाथों से संवारते हुए मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मेरी ज़िंदगी।